हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर्स जो क्लास 8th के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन है। इस इंट्रोडक्शन में एक पार्ट मैंने पढ़ा रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर तुमने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लो। ठीक है, आज हम लोग इसमें जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो एग्जैक्टली है रेशनल नंबर कि रेशनल नंबर होता क्या है। हालांकि ये रेशनल नंबर बेटा तुम पहले भी पढ़ चुके होगे क्लास 8 से पहले। आपने इसको क्लास 7th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, फिर भी इसमें बहुत सारी चीज़ों को सीखना है तो हमें बेसिक से ही चलना पड़ेगा। सबसे पहले तुम ये जान जाओ कि बेटा इस रेशनल नंबर को हम लोग कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसका डेफिनेशन क्या होता है? तो डेफिनेशन हम लिख देते हैं। तुम भी क्या करना ना कि मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलना ताकि रिवीजन करने में तुम्हें बहुत आसानी होगी। जैसे जैसे मैं लिखता हूँ बस वैसे ही वैसे अपने कॉपी में उतार लेना है। ठीक है, कॉपी कर लेना है। द नंबर इन द फॉर्म, द नंबर, ठीक है, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। बेटा पी बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए। वेयर वेयर पी एंड क्यू आर, पी एंड क्यू आर, देखो फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में बस यही फर्क है कि पी और क्यू, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि पी और क्यू क्या होगा, तो वहां होल नंबर होगा या फिर यूं कह लो कि नेचुरल नंबर होगा। बट यहाँ पे पी एंड क्यू जो है ना वो आपका बेटा इंटीजर्स होगा। ठीक है, तो इंटीजर्स, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू डजंट इज इक्वल्स टू जीरो, और क्यू जीरो के बराबर नहीं हो सकता, आर कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, तो द नंबर इन द फॉर्म पी बाई क्यू, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, जैसे कि 4/5 मैंने लिख दिया बेटा। अब ये 4/5 देखो तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है। पी बाई क्यू, यहाँ पे पी का वैल्यू 4 है और क्यू का वैल्यू 5 है। पी बाई क्यू कहने का मतलब समझते हो? न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में होना चाहिए। न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में जैसे ही है देन तुम कहोगे तब तो वो रेशनल नंबर है। अच्छा, एक बात यहाँ पे ध्यान देना कि p बाई क्यू के फॉर्म में है और p देखो तो जो ऊपर न्यूमरेटर है वो भी इंटीजर है एंड 5 भी इंटीजर है, दोनों इंटीजर है ना। ठीक है, बढ़िया, p एंड q दोनों इंटीजर है। और q डज नॉट इक्वल टू जीरो, जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये 5 है जो कि जीरो नहीं है, इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ये रेशनल नंबर है। क्लियर हो रहा है? बहुत इत्मीनान से समझना, बहुत मजा आने वाला है। अच्छा, हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज दैट कि मैंने ले लिया बेटा 2/0। तो देखो ये भी न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, बट यहाँ पे न्यूमरेटर इंटीजर है और डिनोमिनेटर इंटीजर है, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो हो गया। दोनों इंटीजर जरूर हैं बट डिनोमिनेटर जीरो हो गया, इसीलिए ये हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। अच्छा, एक मैं ये ले लिया बेटा -7/15। ठीक है, अब बताओ कि ये रैशनल नंबर है कि नहीं? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, न्यूमरेटर भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर है। यस सर, ये भी हमारा रेशनल नंबर हो गया। यानी हमें ये पता चला कि रेशनल नंबर निगेटिव भी हो सकते हैं, रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा रेशनल नंबर जीरो हो सकता है कि नहीं हो सकता है वो मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ। तो रेशनल नंबर क्लियर हो गया कि व्हाट इज रेशनल नंबर। अच्छा देखो, इंटीजर्स रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, जरा दिमाग लगा करके बताओ कि इंटीजर्स रेशनल नंबर होगा कि नहीं। अच्छा देखो, मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ, जैसे सपोज दैट कि मैंने 5 ले लिया बेटा, इंटीजर है। अच्छा, 5 को हम 5/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यस, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया मैंने 5 को, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि डिवाइड तो हम 1 से किसी भी नंबर में दे सकते हैं, तो मैंने दे दिया। इसका मतलब कि 5 हमारा रेशनल नंबर है। अच्छा, जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं? अभी मैंने पीछे बात किया था ना कि देखने वाले हैं जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं। तो देखो, जीरो को भी हम लोग 0/1 लिख सकते हैं, देन ये कह सकते हैं कि जीरो भी मेरा रेशनल नंबर है। यानी आप जितने भी इंटीजर्स उठा लो, -7 मैंने ले लिया, -7 को -7/1 कह सकते हैं। हम ये कह सकते हैं अब कि जितने भी इंटीजर्स हैं वे सभी के सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होंगे। तो ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। क्लियर हुआ? ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। तुम्हें ये बात समझ में आ गया कि जितने भी इंटीजर्स हैं वे सभी के सभी रेशनल नंबर होते हैं। अच्छा, अब हम तुमसे ये कहने वाले हैं कि जितने सारे नेचुरल नंबर्स हैं वो इंटीजर, वो रेशनल नंबर होंगे?
नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होगा? बेटा जब इंटीजर ही रेशनल नंबर हो गया तो इंटीजर के अंदर में होल नंबर आता है, इंटीजर के अंदर में नेचुरल नंबर आता है, तो नेचुरल भी रेशनल होगा और होल नंबर भी रेशनल होगा। तो एग्जैक्टली तुम ये कह सकते हो कि ऑल होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स, जितने भी होल नंबर्स हैं, एंड नेचुरल नंबर्स, एंड नेचुरल नंबर्स, all whole numbers and natural numbers are rational number। एग्जैक्टली ये बात बिल्कुल सही है। ये ट्रू फॉल्स में तुमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसीलिए तुम इस बात को ध्यान में रखोगे। एग्जैक्टली क्लियर हो रहा है? चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रेशनल नंबर के, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो टोटल थ्री इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो थ्री इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है, तो हम हेडिंग लगा लेते हैं थ्री इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब इसको जान लो, बहुत काम आने वाला है ये। अब जिसमें जो सबसे फर्स्ट है बेटा, सबसे पहला है वो ये है कि कोई भी रेशनल नंबर ले लो। ये बेटा एक रेशनल नंबर है a/b। इस रेशनल नंबर में अगर तुम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो देन कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये नंबर कैसा होना चाहिए? तो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। अगर तुम जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे देन तो फर्क पड़ जाएगा। जीरो को छोड़ कर करके कोई भी नंबर होगा देन उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो तुम ये कह सकते कि कोई भी रेशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, वो नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम एक एग्जाम्पल भी लेकर करके बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे बात को समझना, -4/7 ले लिया बेटा मैंने। अब मैंने क्या कहा कि इस -4/7 में तुम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस -4/7 में बेटा तुम 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तब भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारी मर्जी, तुमको जिस चीज से मल्टीप्लाई करना है तुम कर लो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा चलो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो -4/7 की जगह -4/7 लिखा जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करो, -8 बाई नीचे डिनोमिनेटर में 14 होगा, -12/21 होगा। अच्छा ये -16/28 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, तुम जब इसको सॉल्व करोगे ना तो सॉल्व करो, 4 टू ज़ा 8 और 4 यहाँ पे 4 से नहीं करो बेटा, 7 से करो। 7 जब 7 से नहीं 2 से करो, 2 4 ज़ा 8 और 2 7 ज़ा 14। देखो 4/7 आ गया ना, -4/7। 3 से करोगे तो 3 4 ज़ा 12 और 3 7 ज़ा, देखो फिर भी -4/7। यानी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो सभी के सभी इक्वल रहेंगे। और इसी इक्वल रहने के वजह से इसी के इक्विवेलेंट ये सारे के सारे रेशनल नंबर्स आ गए। तो हम लोग इसी रेशनल नंबर को बोलेंगे इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? क्या होता है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इक्वी का मीनिंग ही होता है इक्वल। बेटा यहाँ पे इक्वी लिखा हुआ है ना, इक्वी, इक्वी का मीनिंग होता है, क्या होता है इक्वी का मीनिंग? इक्वल। इक्वी का मीनिंग ही होता है इक्वल। तो वैसे रेशनल नंबर्स जो इक्वल हों वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालने का तरीका क्या है कि पहले आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, 3 से कर लेना, 4 से कर लेना, देन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऐसे ही निकल करके आ जाएगा। तुमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में भी और तुम्हारे बुक्स में भी होंगे। चलो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, मैं इस प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई कर करके एक नया कॉन्सेप्ट सीख गया कि मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो अब सेकंड वाली जो प्रॉपर्टी है इसको समझोगे। अभी तक हम लोग ने क्या किया कि कोई एक रेशनल नंबर था और इस रेशनल नंबर में हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी नॉन जीरो इंटीजर से मल्टीप्लाई किया था। अब हम मल्टीप्लाई के साथ साथ डिवाइड भी कर दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पे बात समझना कि किसी भी रेशनल नंबर में हम किसी नॉन जीरो इंटीजर्स बट सेम इंटीजर्स होने चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और हम डिवाइड करेंगे तो वो बिल्कुल इक्वल रहेगा, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ही रहेगा। चलो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेकर करके बात करते हैं। अब एग्जाम्पल में समझो, सपोज दैट के हमने क्या किया ना कि अच्छा सुनो सुनो एक बात सुन लो कि
एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया -40/56 ले लिया, ठीक है। यहाँ पे सुनना, गौर से सुनना। अब इस -40/56 में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी सेम नॉन जीरो नंबर से डिवाइड देना चाहते हैं। तो सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे बेटा 2 से डिवाइड दे दिया, ठीक है, और नीचे भी हमें तब 2 से ही डिवाइड देना पड़ेगा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये इसके इक्वल ही आएगा। अच्छा सुनो, -40/56 में अगर तुमने क्या किया ना कि 4 से भी डिवाइड दे दिया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, -40/56 में तुमने क्या किया कि अब 4 से ना देके 8 से डिवाइड दे लिया, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का ही है। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो, देखो कितना आता है कि -40/56 है, ये इक्वल जब 2 से डिवाइड दोगे तो बेटा -20, अब बाई में 28 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे क्या कर होगा, जब 4 से डिवाइड दोगे तो -10 यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा 14, क्योंकि 4 से डिवाइड दोगे तो 14 4 56 आता है, और यहाँ से दोगे तो बेटा -5/7 आएगा। एग्जैक्टली ये सब के सब क्या है, आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो हम यहाँ पिछले वाले कॉन्सेप्ट से हमने क्या सीखा कि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकलेगा, बट हम डिवाइड भी करेंगे देन ये सब आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही निकलेंगे। लेकिन इस वाले प्रॉपर्टी से हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या सीखने वाले हैं कि -5/7 अब किसी से डिविजिबल नहीं है। ये -5/7 जो है ना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है अब तुम्हें नहीं पता, तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म को अच्छे से सीखेंगे। -5/7 किस फॉर्म में है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में, बिकॉज 1 के अलावा ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। चलो हम हेडिंग ही दे लेते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब ये समझने वाले हैं कि व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म बड़े गौर से समझना। सपोज दैट के a/b एक रेशनल नंबर है और हमको इसको कन्वर्ट करना है बेटा, किस में कन्वर्ट करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म बड़ा आसान है समझना। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का दो कंडीशन है, और वो कौन सा कंडीशन है, तो देखो पहला कंडीशन ये है कि अगर b पॉजिटिव होना चाहिए, b इज पॉजिटिव, b को क्या होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव। ये देखो b पॉजिटिव कहने का मतलब डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। इफ फर्स्ट कंडीशन b इज पॉजिटिव, b को पॉजिटिव होना चाहिए, और सेकंड कंडीशन समझ लेना कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, नो कॉमन फैक्टर, नॉन कॉमन फैक्टर अदर देन वन, अदर देन वन, एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए ए और बी में, देन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। फिर से समझना, गौर से समझो, यहाँ पे ध्यान दो। मैं क्या कह रहा बेटा कि a/b स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी होगा जब b पॉजिटिव होना चाहिए, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या है कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, दोनों वन के अलावा किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा फैक्टर वन के अलावा नहीं होना चाहिए, देन दैट रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। चलो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन लेकर करके तुम्हें समझाता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। एक्सप्रेस 44/-77 इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हमको इसको किस में दिखाना है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाना है। देन हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बस यहाँ पे देख लो, ध्यान दे लो। हमें सबसे पहले ये दिख रहा है कि जो 44/-77 है, डिनोमिनेटर मेरा निगेटिव नहीं होना चाहिए, बट ये निगेटिव है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे ही नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना है, -1 से न्यूमरेटर और -1 से डिनोमिनेटर में हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो -44 हो जाएगा न्यूमरेटर में, और नीचे क्या होगा बेटा, माइनस माइनस प्लस 77। यस, देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर निगेटिव है, अब डिनोमिनेटर कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। पहला काम तो क्लियर है, आपने समझ लिया। अब क्या करना है ना कि इसको डिवाइड दे देना है, सेम नंबर से डिवाइड देना है, जो हमने सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ा है। सेकंड प्रॉपर्टी स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए ही पढ़ाया गया है तुम्हें। तो अब हमें इसमें डिवाइड देना है, तो इसमें डिवाइड किससे देना है,
तो इस दोनों के HCF से देना है। HCF होता है क्या है कि HCF सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा जो इसको डिवाइड करेगा। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे HCF निकालने वाले हैं। किसका HCF निकालने वाले हैं, तो 44 और 77 का HCF निकालने वाले हैं। तो जस्ट इसका जब HCF निकालोगे ना बेटा तो 11 आ जाएगा। HCF निकालने आता है बेटा, छोटे वाले से क्या करते हैं, बड़े वाले को डिवाइड देते हैं। ये 41 वनजा में हो जाएगा, 44 वनजा 44, जब सब्सट्रैक्ट करोगे 33 आएगा। अब ये जो 33 आया, अब नेक्स्ट स्टेप में ये डिवाइजर हो जाएगा और ये 44 को यहाँ पे लिख दोगे, डिविडेंड बन जाएगा। 31 वनजा 33 वन जा 33, और यहाँ पे जब तुम सब्सट्रैक्ट करोगे 11 आएगा। फिर अब इस 11 को डिवाइजर बना लेना है एंड इस 33 को तुम्हें क्या करना है, तो डिविडेंड बना लेना है। 11 3 जा 33 तब तक करना है कि जब तक ये जीरो रिमाइंडर ना आ जाए। जैसे ही रिमाइंडर जीरो आया, अब यहाँ पे ध्यान देना, जो लास्ट वाला डिवाइजर है ना बेटा, यही तुम्हारा HCF हो जाएगा। HCF भी निकालना आ गया। अब जैसे ही तुमने HCF से यहाँ पे डिवाइड दिया, सॉरी HCF निकाला, तो अब देखो इसी HCF से इसमें डिवाइड देना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो हमें क्या करना है कि -44/77 में न्यूमरेटर में भी डिवाइड देना है 11 से एंड डिनोमिनेटर में भी 11 से डिवाइड देना है। तो बेटा न्यूमरेटर कितना हो जाएगा -4 और डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 7। यस, यही -4/7 जो है ना, वो आपका इन स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटा, ठीक है, आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। अब देखो ये 1 के अलावा किसी से भी नहीं कटेगा। अच्छा, ये तो पूरा प्रोसेस हो गया, तुम्हें एग्जाम में इसी तरीके से बनाना है। बट पता है शॉर्टकट में तुम कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। देखो ये 11 7 जा 77, 11 4 जा 44, ये ऊपर -4 हो जाएगा, नीचे 7 होगा, -4/7 यहाँ पे आ गया। ये शॉर्टकट में कन्वर्ट करने का तरीका है, -4/7 लाने का, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने का। तुम बस उसको डिवाइड देते चले जाओ तब तक, तो जब तक के कॉमन फैक्टर 1 ना बचे। एग्जैक्टली बट मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ पर्पज से स्टैंडर्ड फॉर्म में जब क्वेश्चन दिया जाएगा देन ऐसा तुम नहीं करोगे, वरना तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे। तो सेकंड प्रॉपर्टी से हम लोगों ने समझ लिया, क्या समझा, कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है ना बेटा, ये थर्ड प्रॉपर्टी ये है, समझना कि कोई एक रेशनल नंबर a/b है और दूसरा रेशनल नंबर c/d है, जो दोनों आपस में इक्वल है। तो इक्वल होने के वजह से यहाँ पे क्या बताया जाता है कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब कि a को d से मल्टीप्लाई करो, a इंटू डी, जो आएगा वही b को c से मल्टीप्लाई करने पे आएगा, b इंटू सी। इसी को हम लोग कहते हैं बेटा थर्ड प्रॉपर्टी या थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके हो जाएंगे। यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, दो रेशनल नंबर इक्वल है देन तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर करके इक्वल कर सकते हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखो यहाँ पे हमने क्या किया ना कि 5/2 को इक्वल कर दिया किससे, तो बेटा 15/6 से। देन तुम क्या कह सकते हो कि 6 इंटू 5, ठीक है, तो 5 इंटू 6 बेटा कर लिया, ये इक्वल होगा किससे, देखो अभी तुमने क्या किया ना कि इस 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर करके लिख लिया। अब देन तुम इस 2 को भी 15 से मल्टीप्लाई कर करके लिख लो। तो 2 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो एग्जैक्टली ऐसा होगा, 6 5 जा 30 और यहाँ पे 15 2 जा 30 आ गया ना इक्वल। देन तुम क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और वो भी इक्वल आएगा। तो एग्जैक्टली तुम्हें तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट था तुम्हारे लिए। अच्छा देखो, मैं एनसीईआरटी तो पढ़ा रहा हूँ बेटा, तुम एनसीईआरटी बहुत डिटेल में पढ़ रहे हो, आई नो। एनसीईआरटी के जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस तुमसे बनेंगे क्योंकि मैं सारी थ्योरीज पढ़ा रहा हूँ। बट तुम्हारे स्कूल में जो हेल्प बुक पढ़ाई जाती हैं, जो आपके प्राइवेट पब्लिकेशन के स्कूल में बुक्स चल रही हैं, उसके भी एक्सरसाइज को तुम सॉल्व करोगे, देन एक भी क्वेश्चन तुमसे नहीं छूटने वाले हैं। चाहे तुम्हें एक आर सवाल सॉल्व करनी है या आर डी शर्मा करनी है या कोई भी जो तुम्हारे स्कूल में चल रहा है, तुम सॉल्व कर लो, मेरे इस पूरे कॉन्सेप्ट से वो सॉल्व हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलो अब हम यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर देख लेते हैं कि रेशनल नंबर के कंपैरिजन कैसे होते हैं। कंपैरिजन का मतलब तुम समझ रहे हो, यहाँ पे क्या चीज का हम कंपैरिजन करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर का कंपैरिजन यहाँ पे सीखने वाले हैं। कंपैरिजन का मतलब होता है बेटा तुलना करना। तो यहाँ पे देखने वाले हैं कि कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है।
बस इन्हीं चीजों का यहाँ पे हमें कंपैरिजन करना है। ये नहीं कि हम काले हैं तुम गोरे हो, ठीक है बेटा, हम गोरे हैं तुम सांवले हो, हम लंबे हैं तुम नाटे हो, हम मोटे हैं तुम दुबले हो, बेटा ये सब कंपैरिजन नहीं। यहाँ पे रेशनल नंबर के ग्रेटर और स्मॉलर होने का कंपैरिजन करने वाले हैं। तो मैं तुम्हें एक चीज बताऊं कि देखना, जितने भी पॉजिटिव वाले रेशनल नंबर्स हैं वो ऑलवेज निगेटिव वाले रेशनल नंबर से बड़े होंगे, ठीक है, ये ग्रेटर देन का साइन है। अच्छा, ये बताना कि पॉजिटिव रेशनल नंबर जीरो से बड़ा होगा या छोटा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि कोई ना कोई वैल्यू है जो आपको जीरो से बड़ा कर देगा। अच्छा, निगेटिव वाले जो रेशनल नंबर्स हैं वो आपको ऑब्वियस सी बात है कि जीरो से छोटा होगा। तो इन तीन चीजों को बेटा तुम याद रखना, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इन तीन चीजों की मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है, क्लियर हो रहा है बात। तो पॉजिटिव वाला निगेटिव से बड़ा, पॉजिटिव वाला जीरो से बड़ा, निगेटिव वाला जीरो से छोटा हो जाएगा। चलो हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, और वो जो क्वेश्चन है बस एग्जैक्टली इस तरीके से मैंने कह दिया, 5/7 है और -2/3 है। बेटा इसमें कौन बड़ा, तो ये पॉजिटिव वाला, तो पॉजिटिव वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे हम बढ़ते हैं, ले लेते हैं -9/8 और 1/2। अब इस दोनों में कौन बड़ा, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला बड़ा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, और अच्छा देखो, हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, तुम इसको पूरा नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये देखने वाले हैं बेटा कि 2/5 हमने ले लिया और हमने जीरो लिया, कौन बड़ा, तो पॉजिटिव वाला बड़ा हो जाएगा। अच्छा, हमने क्या किया, -3/7 ले लिया और जीरो लिया, इसमें बताना बेटा कौन बड़ा, तो जीरो बड़ा होगा, क्योंकि मुझे पता है कि निगेटिव वाले जो है ना बेटा वो छोटे हो जाते हैं जीरो से, वही काम मैंने यहाँ पे किया है। अच्छा ठीक है, तुमने तो इस तरीके से कंपैरिजन करना सीख लिया। बट अब दो दिया जाए ना, जब दोनों पॉजिटिव हो, बोथ पॉजिटिव और बोथ निगेटिव हो, जब बोथ पॉजिटिव हो और बोथ निगेटिव हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उस वक्त हम कैसे कंपैरिजन करेंगे, देन यहाँ पे देखना कौन कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है, हमें ये जानना है। सपोज दैट कि हमने एक क्वेश्चन ले लिया बेटा, वो जो क्वेश्चन है वो है 3/7 और दूसरा है 5/8। अब 3/7 एंड 5/8 में देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, दोनों पॉजिटिव है। देन यहाँ पर तुम्हें फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करना है, जैसे कि 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना, कितना होगा बेटा, 8 3 जा 24 होगा ना। तो तुम यहाँ पे लिख लेना कि 3 8 जा, यहाँ पे लिख लेना 24 आया, ठीक है। अच्छा, इस 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेना, 7 5 जा कितना होगा 35, तो यहाँ पे 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 35 आ गया। ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये 35 ग्रेटर होगा 24 के लिए, तो 35 देख रहे हो यहाँ पे 5/8 है, तो यहाँ पे 35 के सामने 5/8 है, तो 5/8 इज ग्रेटर देन किससे, तो 3/7 से। नहीं, तो यहाँ पे तुम ऐसे कर सकते हो कि ये 35 ग्रेटर है, दैट मीन्स ये हो गया कि 5/8 इज ग्रेटर देन 3/7। नहीं, तो यहाँ पे तुमने सीख लिया कि कैसे दो पॉजिटिव हो, देन हम लोग कंपैरिजन करेंगे कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। ठीक उसी तरीके से अगर दो निगेटिव्स हों, देन हम लोग क्या करने वाले हैं, सपोज दैट के -3/5 ले लिया और 7/-10 ले लिया बेटा, तो बस हम वही काम करने वाले हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 10 3 जा 30। अच्छा, अब ये माइनस माइनस प्लस मत कर देना, ये देखो ये पूरा का पूरा निगेटिव रेशनल नंबर है, इसीलिए मैं निगेटिव डालूंगा। अच्छा, 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 5 जा 35। अब ये भी पूरा का पूरा निगेटिव रेशनल नंबर है, बिकॉज देखो माइनस लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे माइनस डालूंगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि -3/5 लिखो या 3/-5 लिखो, बोथ आर सेम। और नहीं तो तुम्हें क्या करना है ना कि -3/5 ऐसे बीच में ही डाल देना है। ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल हैं और ये तीनों के तीनों निगेटिव हैं बेटा, निगेटिव। निगेटिव का मतलब समझ रहे हो ना कि माइनस में, जीरो से छोटे हैं सब। तो अब यहाँ पे तुम्हें कंपैरिजन करना है कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। तो निगेटिव में जो जितना छोटा वो उतना ही बड़ा, यानी ये बड़ा हो गया, देन तुम ये कह सकते हो कि -3/5 इज ग्रेटर देन 7/-10। तो तुम इसको डिटेल में कैसे लिख लोगे मैं तुम्हें बता देता हूँ, जस्ट ये देख लो। बस ऐसे करने वाले हम लोग कि -3 को -10 से यहाँ पे
3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, लेकिन माइनस लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है, इसीलिए -30 हो गया। निगेटिव फ्रैक्शन रेशनल नंबर है ना, ये भी निगेटिव रेशनल नंबर है तो निगेटिव लगाएंगे एंड 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 इंटू 7 तो ये कितना होगा बेटा 35, बट माइनस है तो -35 आएगा। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि -30 इज ग्रेटर देन -35। -30 के सामने कौन सा है, ये वाला है ना, तो हम लिखेंगे -3/5 इज ग्रेटर देन 7/-10। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हो गई कि कैसे हम लोग दो रेशनल नंबर्स को, दोनों पॉजिटिव हो दोनों नेगेटिव हो, तो हम लोग कैसे कंपैरिजन करते हैं। अब आगे इसी कंपैरिजन पे कौन बड़ा कौन छोटा, कौन उससे बड़ा कौन उससे भी बड़ा, हम लोग रेशनल नंबर में देखते हैं तो उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं। तो अभी हम लोग सीखने वाले हैं असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेशनल नंबर और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ रेशनल नंबर, डिसेंडिंग। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को अभी हम लोगों को सीखना है। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, और वो क्वेश्चन ये है कि 4/-9 कॉमा -5/12 कॉमा 7/-18। अब तुम्हें बताना है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करेंगे। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर करना है। असेंडिंग ऑर्डर तुम्हें पता है ना, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलर से स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ जाते हैं, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट के तरफ बढ़ते हैं, ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। बेटा क्लियर हो रहा है, अगर क्लियर हो रहा है तो तुम यहाँ तक पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि तुम्हें क्लियर ही हो रहा है। और तुम्हारी जितनी भी सारी चीजें समझ में आ रही है वो सबको नोट डाउन करते हुए चलो और रिवाइज करोगे। और ये सेशन तुम्हें पसंद आ रहा है देन, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो सबसे पहले डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं होना चाहिए तो हमें जो जो निगेटिव डिनोमिनेटर वाला रेशनल नंबर उसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। जैसे कि 4/-9 को बेटा -1 से मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा, तो ये -4 हो जाएगा और ये प्लस में 9 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे 7/-18 है तो इसमें भी हमें -1 से मल्टीप्लाई कर देना होगा क्योंकि हमें उसको डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है। तो ये एग्जैक्टली कितना हो जाएगा 7/18 हो जाएगा, -7/18 हो जाएगा। अब हम इस पूरे रेशनल नंबर्स को फिर से लिख लेते हैं। 4/-9 अब किस में बदल जाएगा, -4/9 हो जाएगा, कॉमा -5/12 होगा, कॉमा 7/-18 हो जाएगा। अब हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने का एक बहुत आसान सा तरीका है जो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, यहाँ पे समझ लेना बेटा। हमें क्या करना है ना कि पहले 9 12 बेटा, यहाँ पे ये जो निगेटिव हमने लिखा ना, ये निगेटिव हमें नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया ना कि न्यूमरेटर को कर लिया ना निगेटिव, तो हमें न्यूमरेटर को निगेटिव करना है, नीचे तो पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब हम क्या करते हैं कि इसको आगे लेकर के बढ़ते हैं। अब यहाँ पे तुम देखना, हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। असेंडिंग ऑर्डर करने का तरीका ये है कि एलसीएम लो किसका, तो एलसीएम लेना है मुझे 9 का, 12 का और 18 का। बेटा एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 36। ठीक है, तुम एलसीएम निकाल लेना। एलसीएम निकालना आता है ना, नहीं आता है तो भैया सीख लो। ऐसे कर करके एलसीएम निकालते हैं। पहले हम 2 से कर रहे हैं तो ये हो गया 9, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18। फिर हम क्या करेंगे 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। फिर हम एक बार 3 से कर लेंगे क्योंकि जब तक 2 लगता रहेगा तब तक हम करते रहेंगे। 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। एग्जैक्टली एलसीएम भी 36 आया है। अब तुम्हें क्या करना है ना, गौर से समझना। जैसे कि -4/9 को पकड़ लो और इस -4/9 को क्या करना है ना, यहाँ पे -4/9 को समझो। -4/9 को डिनोमिनेटर का तुमने एलसीएम कितना निकाला है, 36 निकाला है, तो डिनोमिनेटर को 36 बनाना है तो बेटा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में भी 4 से करना पड़ेगा क्योंकि नहीं अगर करेंगे सेम नंबर से तो फिर हमने जो एक प्रॉपर्टी बताया है उसको ये वायलेंट कर देगा। इसीलिए हम क्या करेंगे ना कि सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे भी 4 4 कट जाएगा, क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही रहेगा। 4 4 ज़ा -16 न्यूमरेटर में होगा और 9
4 द 36 हो जाएगा। ठीक, अब सेकंड वाले को ले लेंगे -5/12 में। अब हमें क्या करना है कि 12 को 36 बनाना है, क्योंकि इसी का एलसीएम लिया था मैंने, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर हो जाएगा -15 और नीचे हो जाएगा 36। वैसे ही थर्ड वाला ले लेना है, -7/18 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18 में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 36 हो जाएगा। एग्जैक्टली हमें घुमा फिरा करके 36 लाना है। ठीक है, अब चाहे तुम जैसे भी मल्टीप्लाई कर लो, जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई कर लो, दैट डजेंट मैटर। -7 को 2 से करोगे -14 हो जाएगा। अब देखो, अब इसके बाद क्या करना है हमें, कि यहाँ पे मैं बताता हूँ, ध्यान से देखना। अब इसके बाद आपको इसको अरेंज करना है कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। तो इसको अरेंज करने के लिए आपको पता है निगेटिव में वही वाला सबसे बड़ा होगा जो सबसे छोटा होगा। हमें असेंडिंग ऑर्डर में बदलना है ना, तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा बेटा, तो -16/36 होगा। उससे बड़ा कौन सा होगा, तो -15/36 होगा। फिर -14/36 होगा। देखो डिनोमिनेटर सेम है, देन ऊपर को केवल एनालिसिस करो, और जो जितना निगेटिव में बड़ा वो उतना ही छोटा होगा। ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। बट इसका एक्चुअल वाला जो है वो रेशनल नंबर कौन सा है बेटा, तो -4/9 है। तो हम इसको लिखेंगे -4/9। -15/36 के लिए एक्चुअल वाला कौन है, -5/12 है। तो हम यहाँ पे -5/12 लिखेंगे। ठीक है, उसी तरीके से -14/36 के लिए कौन है, -7/18। तो यहाँ पे -7/18 लिखेंगे। लो बेटा, ये तुम्हारा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अगर तुम साइन को चेंज करना चाहते हो, पहले जैसा लाना चाहते हो, तो ला सकते हो। जिसका डिनोमिनेटर निगेटिव था वो बना सकते हो। क्या था, पहला वाला में डिनोमिनेटर निगेटिव था, तो बस यहाँ पे रहने तो इतना तक भी तुम कर लोगे तो तुम्हारा काम चल जाएगा। तो ये रहा आज का लेक्चर। हम लोगों ने काफी सारी चीजों को सीखा है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी सारी चीजों को लेकर के आएंगे, जो भी रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज वगैरह है उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। देन पहला वाला जो एक्सरसाइज 1.1 है वो बहुत अच्छे से बनेगा। फिलहाल के लिए आप क्या करो कि नोट्स तैयार करो एंड रिवाइज करो, और हमारे साथ जुड़े रहो। और हमारा सेशन अच्छा लगता है तो अपने ही फ्रेंड के साथ जो तुम्हारे क्लास में है ना, उसको शेयर करो, ताकि वो भी इस वीडियो को देखे एंड इसका बेनिफिट्स उठा सके। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर हमारी और तेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, गुड नाइट।